7 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। एंड 2016 मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वहाँ पर मैंने ज्वाइन करने के बाद कुछ टाइम काम करने के बाद आई लेफ्ट माई जॉब एंड स्टार्टेड टीचिंग। एंड एज फार एज सेलेक्शंस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर है, और भी ज़्यादा हो सकता है। और उसमें से मेरे हिसाब से मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 20-20,000 प्लस बच्चों का मैं सिलेक्शन करवा चुका हूँ। आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में भी, आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड उसमें भी मेरे अगर देखा जाए तो बहुत सारे वीडियोस मेरे 2 मिलियन प्लस होंगे। एंड उनके व्यूज़ जो है, और 1,000 से भी ज़्यादा वीडियोस मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अ, वही रहेगा कि सेशन की अगर हम बात करें तो सेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। ओके, तो उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं जब तक सभी लोग आ जाएं धीरे धीरे करके। और मैं देखता भी जा रहा हूँ कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं। हेलो सबको, गुड मॉर्निंग ऑल। एंड यस, जो क्लासेस हमारी चल रही थी वो पहले आपके भानु सर लेते थे। अभी कुछ टाइम के लिए वो शायद उनको कुछ के ही और प्रोजेक्ट में वो बिजी हैं, इस वजह से उन वो क्लास नहीं ले पा रहे। बट होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जैसे वो पढ़ाते रहे और उससे भी बेटर पढ़ाने की, या उनके बराबर एटलीस्ट पढ़ाने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ों मैं आपसे पूछता हूँ और कुछ चीज़ें आप मुझे बताएंगे। आपके पास भी कुछ चीज़ें हों तो ज़रूर बताइएगा। कुछ नया थॉट आपके पास, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए कि फेबोनाची सीरीज़ क्या होती है। सॉरी, फेबोनाची CII होता है। मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। फेबोनाची सीरीज़। गुड मॉर्निंग। ठीक है, फेबोनाची सीरीज़ क्या है ये बताइए। किसी को आइडिया है क्या होती है फेबोनाची सीरीज़? बहुत लोग प्रोनाउंस करते हैं इसको फेबोनाची। यूएस और मतलब इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का एक्सेंट का भी फ़र्क होता है। जैसे उनके लिए ए और अ ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दी और द दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सिचुएशन का ही फ़र्क है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। तो सोचिएगा, सर्च करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज़ होती है। ये सीरीज़ आपको इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि इससे इससे 3-4 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज़ होगा। इसलिए मैं अभी ये सीरीज़ आपको बताता हूँ। प्लीज़ गूगल ज़रूर कर लीजिएगा। आगे हम जब एलसीएम पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बहुत सारी नई चीज़ें बताऊंगा इसमें कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके एचसीएफ हम जब निकालते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड की जब हम बात करेंगे, जब किसकी बात करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करेंगे। जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करेंगे तो किस हिसाब से वहाँ चलते हैं या कैसे हम सॉल्व करते हैं चीज़ों को। आई होप आपको सही दिखाई दे रहा होगा। मैं ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकता हूँ। जो भी आपको क्लियरली दिखाई दे मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा अगर ये नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैं जो थोड़ा ग्लासेस पहनता हूँ और मुझे थोड़ा एस्टिग्मेटिज्म की दिक्कत है। एस्टिग्मेटिज्म तो आप जानते होंगे क्या होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये सब पता होगा आपको, बट नहीं पता है तो कोई बात नहीं। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया जानते हैं। इसी के साथ एक और डिजीज़ होती है आईसाइड में ही, विजन की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। वो साइड मेरी प्रॉपर है, बट सिर्फ वही एक चीज़ है। ठीक है, जब तक आप लोग सभी जुड़ जा रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, तब तक और बातें करते हैं और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि यार मैं अभी रिसेंटली ना कुछ चीज़ों को फॉलो करता आ रहा हूँ। मैं कुछ फैक्टर्स देखता आ रहा हूँ कि क्या जो इस लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है इसमें क्या चीज़ें हम अपनी तरफ से कर सकते हैं या क्या ऐसे चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं आपको 5 सेट ऑफ रूल्स बताता हूँ जो आपको इस लॉकडाउन में फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, पहला रूल क्या है कि आपको क्या करना है, डेली अपना एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है। ओके,
क्योंकि अभी एक्सटेंड हो गया है, और इसके बाद भी अगर ओपन होता भी है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो ज़रूर करना है। प्लीज़, जिनके पास मास्क नहीं हो, जो घर से नहीं निकलते हैं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसके पास मास्क नहीं है, जाइए खरीद के लेके आ जाइए। मास्क, ग्लव्स एंड सैनिटाइजर, ये तीनों चीज़ की ज़रूरत है। अ, मैं ये बोलूँगा कि जो लोग मतलब सक्षम नहीं हैं, जिन लोगों को दिक्कत है, उन लोगों की हेल्प करिए। उनको अगर आप मास्क खरीद के दे पाए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, आपकी 100 रुपये का मास्क आ जाएगा एक। ठीक है, कोई बात नहीं है कि अगर आप 2 लोग 3 लोगों को 100 रुपये का मास्क दे रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लिए भी अच्छा है और उनको ये भी सेफ्टी रहेगी। ठीक है, तो डेली प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सेकंड चीज़ क्या है, एक्सरसाइज डेली ज़रूर करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं लॉकडाउन में और तब से बैठे हुए हैं, तो ये आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आती है, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन होने लगता है कुछ लोगों को। बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, इरिटेशन होता है, ये सब चीज़ें ये एक्सरसाइज ना करने की वजह से होता है। थर्ड चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या है, आपको शेड्यूल प्रॉपर फॉलो किया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर मील लेनी है। ऐसा नहीं, बहुत सारा, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पर देखा था कि लोग, क्या हो रहा है ना कि यार बनाए जा रहे हैं और नई नई डिशेस ट्राई कर रहे हैं, और ये लॉकडाउन में लोग सीख रहे हैं। बट इसमें आप अपना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा रहे हैं और कुछ भी डाइट अपना फॉलो करते जा रहे हैं, और मान लीजिए कि हफ्ते में आपने 2 दिन कर लिया, 3 दिन हो गया, लेकिन अगर आप डेली यही काम कर रहे हैं तो उसके रिpercussions आपको देखने को मिलेंगे, उसके आपको दिखाई देगा कि आगे प्रॉब्लम होगी आपको उसके लिए। इसीलिए प्लीज़ एक प्रॉपर मील प्लान फॉलो करिए ज़रूर, आप प्रॉपर मील प्लान ज़रूर लीजिए। एक अपने स्लीपिंग हैबिट बहुत सही रखिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी लॉकडाउन में क्या होता है कि आप गेम खेलते रहते हैं, फिर आप क्योंकि दिन भर बेड पे होते हैं, आपको रात में भी नींद नहीं आती है, और कम से कम 3 से 4 बजे सोते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। ये आप इधर 3 से 4 बजे सोते हैं, उधर आप उठते हैं 12 बजे, फिर दिन का आधा टाइम आपके पास निकल चुका है और आप कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं कर पाते। एंड 5 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रीडिंग बहुत ज़रूरी है यार। अगर जो भी इंसान नहीं करता हो, प्लीज़ कोशिश करिए। अभी मेरे हिसाब से 14 डेज़ का लॉकडाउन और बढ़ गया है, कम से कम इस ये जो 14 डेज़ हैं इसमें आप अपनी रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालें। कोशिश करें कि आप रीड ज़रूर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें देखिए 2 तरीके के फ़ायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो रीडिंग आपका क्या ना, थिंकिंग एबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। ओके, रीडिंग बहुत ज़्यादा आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव कर देता है। रीडिंग से ऐसा होता है कि आप का सोचने का जो दायरा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिए कि आप जब रीड कर रहे हैं तो अच्छे ऑथर्स को पढ़ें। नहीं पढ़ रहे हैं आप, मतलब आपको कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने का मन है, आप फिक्शन भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्शन भी पढ़ सकते हैं आप, कुछ भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, उसमें भी आपका इंप्रूवमेंट ही होगा। सो यू कैन रीड एनी थिंग यू लाइक, अनटिल अनलेस ये आपके ऊपर मेंटली कोई ऐसा इफेक्ट ना डाल रही हो जो कि नेगेटिव हो। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यू आर ग्रोन इनफ, आपको पता ही है क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आदत डालिए। जिनके पास बुक्स नहीं अवेलेबल है, ठीक है, अ, मतलब आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं अपने कोर्स की बुक पढ़ने के लिए। इन केस आपको कोर्स की बुक पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, बहुत सारी मैं आपको वो आप गूगल कर लीजिए, वैसे तो माई नावल डॉट इन है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स आपको मिल जाएंगी प्ले स्टोर पर, जहाँ पर आप नावल पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉपर नावल पढ़ लीजिए। मैं आपको 3 4 नॉवेल्स के नाम बताता हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जिन नॉवेल्स को आप कभी भी पढ़ सकते हैं। एक शिव खेड़ा की है, यू कैन विन, ये नॉवेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, शिव खेड़ा की यू कैन विन। ठीक, ये नॉवल 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इसलिए ज़्यादा अच्छी है बिकॉज मतलब 10th और 12th जो स्टूडेंट स्टडिंग है, क्योंकि उनके अंदर अभी ये एज है ना आपकी विल पावर की, यहाँ पर आपको विल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइम पे ना आपका विल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये इस बुक से आपको सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, एक सेकेंड बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक 7 हैबिट्स करके एक बुक है। ठीक, ये 7 हैबिट्स है आपको सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ की। ठीक, थर्ड आपको है
थिंक रिच ग्रो रिच। ठीक, मनी से रिलेटेड नहीं है ये बुक कि आपको लग रहा होगा कि पैसे से रिलेटेड है। हेलो कृपा। ओके, यू हैव डाउट, आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इन केस मैं कमेंट्स देखता जा रहा हूँ, इन केस कोई भी डाउट आपके पास में आता है, मैं ये बोलूँगा कि अल्केमिस्ट बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं। अगर आपको समझ में आती है अल्केमिस्ट तो आप अल्केमिस्ट पढ़िए, पोलो कोलो की बुक है। ठीक है, वरना ये अल्केमिस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, वरना एक ऑथर है सिडनी शेल्डन, वो फ्रिक्शन नॉवेल लिखती हैं। सिडनी शेल्डन में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि उनकी नॉवेल्स की वोकैबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और जब उनकी नॉवेल्स आप पढ़ते हैं ना तो एक मूवी आपके सामने चल रही होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जब नॉवल पढ़ें तो ना एक ऐसी नॉवल पढ़ें जिसमें आपको विजुअलाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो लोग इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अल्केमिस्ट के अलावा अगर आप अल्केमिस्ट पढ़ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वरना सिडनी शेल्डन है। ठीक है, ठीक, इनकी बहुत सारी नावल आ चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली 13-14 नावल्स होंगी। इनमें से आप कोई भी नावल पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड लास्ट जो मेरी है वो आप ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़ें सक्सेसफुल पर्सनालिटी की। ठीक है, ठीक, अगर आपको ऑटोबायोग्राफी मिलती है तो ऑटोबायोग्राफी, या बायोग्राफी मिलती है आप बायोग्राफी पढ़ लीजिए। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट बायोग्राफी किसकी, नेल्सन मंडेला की मुझे बहुत सही लगी थी। तो आप पढ़ सकते हैं नेल्सन मंडेला की। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई और पसंद आती है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो मुझे नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। प्लस मैंने दलाई लामा की भी पढ़ी थी। दलाई लामा की एक बुक है जिसमें ऐसा होता है, वो ये बताते हैं कि दलाई लामा जो वो सिलेक्शन कैसे होता है उनका। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, नॉलेज वाली चीज़ें हैं, फन फैक्ट्स हैं, पता होना चाहिए आपको। नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ओके गाइस, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत कर देते हैं हम अपने चैप्टर की। जो हमारा चैप्टर है क्या, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स इनमें फर्क क्या है, इस चीज को पहले समझते हैं। ओके, तो फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। जैसे मैंने बोला कि 12 के मल्टीपल लिखिए एंड 12 के फैक्टर लिखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं इस वाली बात में, इसीलिए मैं इस चीज़ को लेकर के आया। आप लोग को लग रहा होगा सर ये तो बहुत ईजी है, जिनको आता होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को आता होगा उनको तो पता होगा, और जिनको नहीं आता होगा ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं उनको ही बता रहा हूँ कि गाइज ये जो फैक्टर होता है, जैसे मान लीजिए 12 के फैक्टर लिख रहे हैं तो आप इसके फैक्टर्स बता सकते हैं कि 12 को लिख सकते हैं हम 4 into 3, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, या फिर ये 1 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है। तो इन सब चीज़ों से ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। हम कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि इन सब से डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि इन सबसे डिवाइड होने वाला एक साथ आपने लिख दिया। जब आप लिखेंगे तो 6 into 2 लिख सकते हैं, जब आप लिखेंगे तो 4 into 3 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 1 into 2 into 4 into 6 into 12 ऐसे लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछा जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछा जाता है, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर की। आपके आगे आपको बताऊंगा, आपके में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर हैं किसी भी नंबर के, और कोई जब बड़ा नंबर हो तब कैसे फाइंड करते हैं कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा तो मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो हम आगे पहले मल्टीपल की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीपल लिख के रखा हुआ है। तो जब मैं अपने नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर जिस जो इसकी टेबल में आ रहा हो
वो हमारे मल्टीपल होते हैं। जैसे 12 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है, फिर 2 से किया 24, 3 से किया 36, 4 से किया 48। ये जो मेरे पास में नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं, 12 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल मतलब कि मल्टीप्लाई मैंने अपने नंबर को किसी और नंबर से किया, तो जो आते हैं मेरे पास वो सब मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन नंबर को तोड़ के रख दिया। समझ रहे, इस बात को समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाय बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, यहाँ समझ रहे हैं ना आप। अब मैं बता रहा था कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। ठीक है, हमने पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, चलिए बताइए भाई, मैं कमेंट देख रहा हूँ, बताते जाइए आप लोग, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। नहीं आया अभी तक, कोई तो आंसर दे रहा होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए मुझे, कि अगर मेरे पास एक नंबर है 100, तो उसके फैक्टर्स कितने हो सकते हैं। फैक्टर्स में मैंने बोला जिस जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, फैक्टर्स ये नहीं और लिख दिया दैट इज नॉट फैक्टर। किस किस की टेबल में 100 आ जाएगा, आइए देखते हैं। तो भाई 1 तो मेरा फैक्टर है ही, 2 मेरा फैक्टर है ही, 4 मेरा फैक्टर है, 5 मेरा फैक्टर है, 10 मेरा फैक्टर है, 20 मेरा फैक्टर है, 25 मेरा फैक्टर है, 50 मेरा फैक्टर है। क्या इसमें से कुछ छूटा है? नहीं छूटा है ना। 3, 3 एंड 2, ओ सॉरी 100 भी खुद भी एक फैक्टर एंड 3, मतलब 9 फैक्टर्स आ गए। अब पता कैसे चलेगा यार कि 9 फैक्टर्स हैं मेरे 100 के पास, ये कैसे पता लगेगा? मैं हर बार क्या नंबर लिखता रहूँगा? अब अगर मैंने लिख दिया 420, अब अगर मैंने लिख दिया 625, अब अगर मैंने लिख दिया 676, तो क्या मैं हर बार फैक्टर्स लिखता जाऊँगा क्या? कि जब बड़े बड़े नंबर मेरे पास में आ रहे हैं तो मैं उनके फैक्टर्स लिखता जाऊँगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। हमको करना क्या है, तरीका समझिए और लिख लीजिए। अब से पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, प्लीज गाइस ध्यान जरूर दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नाउ यू नो 100 हैज 9 फैक्टर्स। लेट मी टेल यू हाउ टू कैलकुलेट इन 1 or 2 seconds, ओके? क्योंकि तरीका यही है। आइए देखें। तो मैंने बोला कि भाई 100 है, 100 को तोड़ करके मैं लिख सकता हूँ 4 into 25 में। अब 4 into 25 में क्या है, मैंने इसको प्राइम फैक्टर्स में मुझे बांटना है। किसमें बांटना है? प्राइम फैक्टर्स में। यही कहानी मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, इसी चीज़ पर मैं जा रहा हूँ। आई होप सबको समझ में आता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, ये तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से सिर्फ डिवाइड होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ओके, तो मैंने कहा 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 एंड 25 कैन बी रिटन एज 5 into 5। ठीक है, क्लियर है भाई? नाउ इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2। भाई पावर में एक्सपोनेंट, इतना तो समझ में आया ही होगा। अगर मैं 2 की पावर 2 लिखता हूं तो दिस इज क्या, 2 into 2। अगर मैं 2 की पावर 3 लिखता हूं तो दिस इज क्या, 2 into 2 into 2। जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है वो नंबर, ये बात तो सही है। और मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, जितनी बार पावर लिख दूं ये भी तो कर सकता हूँ ना मैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना। समझ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना? मैंने बोला कि जब भी आप किसी भी नंबर के को प्राइम फैक्टर्स में लिख लिया आपने, तो क्या करना है, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 into 3
आंसर इज 9। तो 100 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और इजीली समझ में आए, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, पावर में +1 करना है, याद रखिएगा। पावर में क्या करना है? +1 करना है। रब कर रहा हूँ मैं। आई होप अभी तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ, अब मैं क्या बोला, मैंने ले लिया 324। ये तो डिफिकल्ट है। 324 को रिड्यूस कैसे करेंगे? 324। 324 है क्या? किसी का तो स्क्वायर लग रहा है यार। किसका स्क्वायर होता है 324? सोच रहे हैं, सोचते हैं किसका स्क्वायर होता है। ज़रा सोचो, ध्यान लगाओ, किसका स्क्वायर? किसी का तो स्क्वायर होता होगा यार। क्यों? आई होप तुमको याद आ जाए। 324 9 से डिवाइड करेंगे। 9 3 जा 27। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27। मैं डिवाइड करके दिखाते रहा हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। 18 का स्क्वायर है वैसे। 9 3 जा 27, 27 एंड दिस कम्स आउट टू बी 54। ठीक है, अब 18 का स्क्वायर हो गया ना। ठीक, तो हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं भाई, 324 के नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमने 324 लिखा। हमने कहा सर जी ये तो क्या होता है ना, 18 × 18 होता है। ठीक है सर। अब मैंने क्या कर दिया, हमें तोड़ना तो प्राइम फैक्टर्स में, क्या इससे फर्क तो पड़ता नहीं। 18 × 18 है, तो हमने कहा अगर 18 × 8 18 है, तो मैंने कह दिया कि 2 × 2 होगा और 9 × 9 होगा। फिर मैं कह दूंगा कि भैया ये 2 की पावर 2 है, और ये क्या लिख सकता हूँ इसको, 3 × 3 × 3 × 3। बात ठीक यहाँ तक समझ में आ गई? फिर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 3 की पावर 4। और इसके फैक्टर्स कितने हो गए बाबूजी, ज़रा समझिएगा। इसके फैक्टर्स कितने हो गए? +1 कर दिया, 2 + 1 +1 कर दिया, 4 + 1, यानी 3 × 5। यानी कितने 324 के फैक्टर्स हो जाएंगे? 50। आंसर आ गया। बोलो, आई होप सबको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ है। ठीक है, सही समझ में आया ना गाइस? ओके, क्लियर है ना? आओ आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल की ही बात करते हैं। मल्टीपल में आपके पास एक क्वेश्चन आया कि अ क्लॉक इज सेट टू रिंग एवरी 5 मिनट। तो ये बताइए, विल इट रिंग 55 मिनट्स लेटर? क्या 55 मिनट के बाद ये रिंग करेगी? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हर 5 मिनट में रिंग करने को बोला गया है। तो अगर 12 से शुरू करेंगे तो 11:55 पे ऑब्वियस सी बात है रिंग करेगी ही करेगी, क्योंकि 55 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो रिंग करेगी ही करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, बिकॉज 55 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक, अगर मैं बोल देता कि क्या भाई 47 मिनट्स पे रिंग करेगी, तो आप बोलोगे नहीं रिंग करेगी। ठीक है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और बात करते हैं मल्टीपल्स में ही। हम लोग आगे बढ़ के और हमने बातें करी कि भाई 12 मल्टीपल है 3 का, 15 मल्टीपल है 3 का, 21 मल्टीपल है 6 का। ठीक है, सॉरी, इस 21 मल्टीपल 6 का नहीं है, 18 मल्टीपल है 6 का। तो हमने ये बोला कि यार 12 मल्टीपल भी 3 का है, 15 मल्टीपल भी 3 का है, लेकिन 21 मल्टीपल 3 का तो है, 6 का नहीं है। ठीक, तो मल्टीपल हमने क्या बोला, मल्टीपल के बारे में मैंने आपको बताया कि जब वो टेबल में 21 ना आकर के 24 आता है, तो जो टेबल में आने लगे वही मल्टीपल कहलाए जाएंगे। ठीक है, ये बस फंडा यही समझाने के लिए था, ये मैं चीज़ें आपको पहले समझा भी चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि पहले 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल 13 के कौन कौन से हैं? 13 के पहले 5 मल्टीपल। ठीक,
तो ये हो गया 13, ये हो गया 26, ये हो गया 39, ये कितना हो गया 52, ये कितना हो गया 65। फंडा समझ में आ गया? तो पहले 5 13 के कौन कौन से हैं भाई? 13 खुद है, फिर 26 है, फिर 39 है, फिर 52 है, फिर 65 है। बात क्लियर? ठीक है सर। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन इस चीज़ में होगा कि सर ये एक चीज़ बताइए कि ये जो मेरा 13 लिखा हुआ है ये खुद मल्टीपल कैसे हो गया? बेटा देखो, मल्टीपल का मतलब क्या? उस नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते, ठीक है? अब फर्स्ट 5 बोल दिया तो पहला तो जो सॉरी उस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, डिवाइड बोल रहा हूं मैं, सो सॉरी, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो पहला जो नंबर आया उसमें तो मैंने मल्टीप्लाई 1 से ही करूंगा, फिर 2 से करूंगा, फिर 3 से करूंगा, फिर 4 से करूंगा। तो इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई हो करके हमारे पास में ये 13 आया है। ठीक है, फंडा क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। भाई मिसिंग मल्टीपल मुझे बताइए। तो अब तो आप लोग चैंपियन हो गए हो, फटाफट इसका आंसर लिख करके मुझे दिखा दोगे। 1 मिनट का समय, 1 मिनट का 30 सेकंड का समय आपको चाहिए इसके लिए, 30 सेकंड चाहिए। 12, 18, 24, 30, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20। भाई किससे शुरू हो रहा है? ये 12 से शुरू हो रहा है और 72 पे ख़त्म होगा क्योंकि 12 का चल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। हमने प्राइम नंबर्स की बात करी, तो ऐसे नंबर जो खुद और 1 से डिवाइड होते हो, ऐसे नंबर हमारे पास में क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर की कुछ में डेटा नोट कर लीजिएगा कहीं पे अगर आप नोट कर रहे हो, कि 1 से लेकर 100 के बीच में हमारे पास में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ गए? 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। बात समझ गए? डेटा नोट कर लीजिए, आपके पास में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। आपकी एनसीईआरटी में ये चीज़ दी हुई है, और इवन उन्होंने 1 से लेकर 100 के बीच में एनसीईआरटी में प्राइम नंबर भी लिख दी है। तो कंफ्यूजन, ठीक है, फंडा समझ में आता है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है यार प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या? ऐसे नंबर जो क्या हो रहे हो, खुद से और 1 से डिवाइड करो। ठीक है, और इस कंपोजिट नंबर कौन कौन से भैया? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर, ठीक है, वो क्या है वो, जो कि एक से ज्यादा मल्टीपल जिसके हो। ठीक है, यानी 1 तो एक मल्टीपल हो, प्लस उसके अलावा क्या हो, और भी मल्टीपल हो, मतलब वो नंबर खुद 1 और इसके अलावा कोई और भी मल्टीपल हो। वैसे बहुत सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि द नंबर दोज आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जो कि प्राइम नहीं हो वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक है, या फिर खुद के और 1 से और भी ज्यादा उसके मल्टीपल्स हो। ठीक, फैक्टर्स की बात हमने यहां पे कर ली भैया, कि 12 को मैंने क्या कर दिया? फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, 2 और 6, और इसी 12 को मैं 3 और 4 में भी डिवाइड कर सकता हूं। दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मैं फैक्टर कैसे भी बना सकता हूं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं फैक्टर लिखने के लिए। तो फैक्टर लिखने के लिए क्या तरीका है जरा समझिए, राइटिंग फैक्टर्स। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास में 48 है, तो अब हम क्या करेंगे? पेयरिंग बनाना शुरू करेंगे कि भैया 1 इंटू 48 एक फैक्टर है, 2 इंटू 24 है, 3 इंटू 16 है, 4 इंटू 12 है, और 8 इंटू 6। हम क्या करेंगे? दो फैक्टर्स में सबसे बड़े वाले, मतलब ऐसे दो फैक्टर्स जो इजीएस्ट फैक्टर्स है, उन दो फैक्टर्स पे मैं क्या कर देता हूं? ब्रेक कर देता हूं। और इसके बाद अगर फर्दर छोटे छोटे में रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करूंगा, अगर नहीं हो रहा है तो वैसे ही छोड़ दूंगा। तो पहला टास्क मेरा फैक्टर बनाने में क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया, लेट्स जस्ट से कोई अच्छा नंबर लेते हैं, 91 ले लिया मैंने। अब 91 के लिए लोग सोचेंगे क्या है क्या है क्या है।
फिर याद आएगा कि भैया 13 की टेबल में 13 सेवन जा 91 होता है, ठीक है। तो दो फैक्टर्स इसके ब्रेक हो गए, 13 और 7। ये दोनों आपस में ही प्राइम नंबर हैं, खुद ही प्राइम नंबर है, तो इनके फैक्टर और नीचे नहीं जा सकते। लेकिन लेट्स जस्ट से अगर मैंने 81 ले लिया होता और फिर इसको ब्रेक कर रहा होता 9 और 9, और इस वाले 9 के भी 3 और 3 हैं, और इस वाले 9 के भी 3 और 3 हैं, तो मैं फर्दर रिड्यूस कर सकता हूं। तो पहले मुझे क्या करना होता है, फर्स्ट टास्क मेरा क्या होता है कि बड़े नंबर को दो मल्टीपल्स में तोड़ देना जो छोटे मल्टीपल्स हों या आसपास वैल्यू के बराबर के मल्टीपल हो। फिर उसके बाद मैं आगे जाता हूं। ये आपको फैक्टर्स तोड़ने वाली टेक्निक काम आएगी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, जब आप श्रीधराचार्य लगा रहे हो, तो वहां पे आपको ये वाली चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं जो आस पास वैल्यू वाले हो, ठीक है। क्लियर है भाई? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चले। फैक्टराइजेशन एंड एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे। तो फैक्टराइजेशन आप लोगों ने बचपन में 6th क्लास में ये वाली चीज़ पढ़ी होगी, आई होप। 2 से लिख देते थे 60 से, फिर 2 से फिर देखते थे कौन से नंबर से जा रहा है, फिर यहाँ 5 लिख देते थे, फिर नीचे 1 आ जाता था, तो हम निकालते थे ऐसे, इस तरीके से कि ये फैक्टर्स है 2 2 3 5, ये एक फैक्टर है इनका, इस तरीके से कुछ लिखते थे ना। इसी तरीके से फैक्टर्स डिवाइड करते थे। तो वही एक सेम फंडे की बात कर रहा हूँ, वही के से हम फैक्टर्स में तोड़ते चले जा रहे हैं, किस तरीके से फैक्टर्स में डिवाइड करते चले जा रहे हैं, कैसे हम फैक्टर्स में तोड़ देंगे, तभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं इसमें, ठीक। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि 60 के फैक्टर्स मैंने लिख के रखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात आ गई अब यहाँ से। तो हमने कहा कि भैया ये देखो 60 को दो फैक्टर्स में हमने तोड़ दिया, किस किस फैक्टर में तोड़ दिया, 2 और 30 में तोड़ दिया। फिर 30 तो मेरा फर्दर रिड्यूस होता है 3 और 10 में, फिर 10 तो मेरा फर्दर रिड्यूस होता है 2 और 5 में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना भाई जी? समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके, क्लियर हो गया। अब 2 2 को एक साथ कर लूँ मैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे करके लिख दूंगा। फंडा समझ रहा है? क्लियर है ना भाई? आगे बढ़े, चलो। अब आ गया शॉर्ट डिवीजन मेथड, जो मेरे पास में शॉर्ट का डिवीजन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन में शॉर्ट डिवीजन मेथड वही वाला मेथड था जो आप लोग करते आ रहे थे 6th क्लास में, कि क्या करते थे हम भैया, एक नंबर को क्या कर देते थे, डिवाइड करते जाते थे। पहले 2 से किया, फिर जब तक 2 से हो रहा है फिर 3 से किया, फिर जब तक 3 से हो रहा है फिर 5 से किया, फिर जब तक मेरे पास नीचे नंबर को क्या करता रहता हूँ, डिवाइड करता रहता हूँ, और प्राइम से डिवाइड करता रहता हूँ। क्या करता हूँ? प्राइम नंबर से डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन का शॉर्ट डिवीजन मेथड आ गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। शॉर्ट डिवीजन मेथड आपको समझ में आ गया है। अभी इसके आगे हम लोग एचसीएफ पढ़ना शुरू करेंगे, एलसीएम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, रोज रोज आपसे क्लास में मिलता रहूंगा मैं, ऐसे ही आपको नई इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। फेबोनाकी सीरीज की मैंने बारे में स्टार्टिंग में बोला था, याद रखिएगा। फेबोनाकी सीरीज एक ऐसी जो क्या हो रही हो, पिछले टर्म के एडिशन से बनी हो, जैसे 1 1 फिर 2 आया, फिर 1 1 2 हो गया, 4 आया, फिर 1 1 2 4, फिर ऐसे प्लस करके जो सीरीज बनती है, दैट इज कॉल्ड अ फेबोनाकी सीरीज, जो कि पिछले वाले टर्म से प्लस करके आ रही हो। जैसे मैंने 1 लिखा है, तो 1 में क्या किया, 0 ऐड था तो 1 ही आ गया। अब 1 1 ऐड हो गया तो 2 हो गया। अब 1 1 2 ऐड हो गया तो 4 हो गया। अब 1 1 2 4 ऐड हो गया तो 8 हो गया। तो ऐसे ही सीरीज हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और मिलेंगे आपसे, कल की क्लास में मिलते हैं। ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो ज़रूर करिए और सेफ रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।